हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी किसी भी इक्वेशन का रेट लॉ लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन कुछ पावर अल्फा होगी और बी की पावर, अगर ये दोनों कोई मान लो रिएक्टेंट है तो इसकी पावर कुछ बीटा होगी। जैसे ये मान लो कोई इक्वेशन है कि ए प्लस बी मिलके सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ए की पावर कुछ अल्फा होगी, बी की जो कंसंट्रेशन है उसकी कुछ पावर बीटा होगी। ठीक है, और मैंने बोला था कि अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देगा। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं कह रहा हूं तो यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो अल्फा और बीटा का सम है ये क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मान लो कोई एक रिएक्टेंट लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ए रिएक्टेंट लिया। ठीक है, अब ए रिएक्टेंट के जैसे जैसे रिएक्शन होगी ये प्रोडक्ट देगा। ठीक है, हमने ये माना कि टाइम जब जीरो था, यानी जब रिएक्शन जस्ट हमने स्टार्ट करी ही थी, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो ए थी। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो ए थी या ए नोड थी। ठीक है, और अगर रिएक्शन स्टार्ट हो ही दी है अभी जस्ट, तो प्रोडक्ट तो जीरो बना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ समय बाद ही बनेगा, एकदम स्टार्ट होते ही तो नहीं बन जाएगा। ठीक, अब मैं देखता हूं कि कुछ टी टाइम बाद यानी मान लो जैसे 20 मिनट बाद मैंने देखा कि इसमें एक्स रिएक्टेंट कम हो गया। पहले ए था, अब एक्स रिएक्टेंट कम हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जितना ही हमारा रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्या हुआ, एक्स प्रोडक्ट बन गया। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए की कंसंट्रेशन की पावर जीरो। पावर जीरो क्यों आ गई, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की जीरो पावर पे ये डिपेंड कर रहा है। कल मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि रिएक्टेंट की जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है रेट लॉ। ओके, इसके बाद रेट लॉ बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम रेट लॉ कहते हैं। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसे हम रेट लॉ को रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, और ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। हम किसी भी रिएक्शन को ऊपर से देख के ये नहीं बता सकते कि इसका रेट लॉ ये होगा। रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी ए बाई डी टी लिख दिया, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। नेगेटिव साइन आप सबको पता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आप कह सकते हो। अब देखो मैंने क्या करा, इस डी को मैंने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, डी ए माइनस के डी टी, माइनस साइन को भी मैंने इधर भेज दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। फिजिक्स में आप सब पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, काइनेटिक्स क्लास 11th में काइनेटिक्स पढ़ा होगा, वहां पे बहुत यूज होता है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करा, तो आपको पता है डीए का जो इंटीग्रेशन होता है वो ए ही होता है। जैसे अगर dx का हम कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो x ही आएगा। ठीक है, और फिर अपर लिमिट लगती है, लोअर लिमिट लगती है, लेकिन वो अभी आपको यहाँ नहीं देखना। यहाँ पे हमने क्या करा, dA का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम t पर। ठीक है, क्योंकि हम कुछ t टाइम बाद ही तो देखेंगे रिएक्शन। और यहाँ माइनस के देखो कांस्टेंट है तो माइनस के को बाहर कर दिया, और dt का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dx का डेरिवेटिव x होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, ये c वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस c की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखो ऐसे फाइंड करेंगे कि जब टाइम जीरो था, ठीक है, यानी ए टी की जगह पे जीरो रख दो, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या थी, इनिशियल थी, तो
टी टाइम पे, यानी जब टाइम 0 था, कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, ए नोड के बराबर हो जाएगी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं, अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये ए नोड हो गया। ठीक है, टाइम हमने 0 माना है तो k इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये c, तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी उसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे अब अगर मैं टी टाइम पे लिखना चाहूं कि क्या इक्वेशन हो जाएगी मेरी, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के टी, देखो इसी को यहाँ पे लाओ, माइनस के टी, और C की वैल्यू हमारी क्या आई, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो हमारी इक्वेशन बनी इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है और आपका इस बार MCQ है, तो इसे याद रखना। अब देखिए प्रीवियस पेज पे जो हमारी इक्वेशन आई थी क्या थी, कि टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होगी किसके, माइनस के टी, ठीक है, और प्लस में इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये इक्वेशन आई थी मेरे पास। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे रीअरेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, इसे मेरे को रीअरेंज करना है, तो मैं के टी को इधर ले गया। ठीक है, के टी को इधर ले गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ए टी को मैं इधर ले जाऊंगा, अब ये पॉजिटिव में है तो इक्वल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब मेरे को रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपसे बहुत बार क्वेश्चंस में पूछता है। तो क्या हो जाएगा, इस टी को नीचे भेज दो, के की वैल्यू निकल आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में कंसंट्रेशन एट टाइम टी अपॉन में जितना भी टाइम बाद आप उसे देख रहे हो। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 50 मिनट बाद, 50 मिनट बाद बताओ कितना प्रोडक्ट बना होगा, कितना प्रोडक्ट बना होगा। तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए मानी थी, ठीक है, और किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन हमारी क्या थी, ए माइनस एक्स। मैंने इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो के टी बराबर आ जाएगा एक्स के। तो ये एक्स क्या है, ये एक्स मोल है। ठीक है, मोल्स है, अगर क्वेश्चन में मोल्स दे रखा है तो मोल्स है, कंसंट्रेशन दे रखा है तो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की किसी टाइम टी पे, और जिस टाइम टी पे पूछिए वो यहाँ पे रख देना। के की वैल्यू आपको दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं तो आप यहाँ से निकाल लोगे, इसे मल्टीप्लाई कर देना, आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, हाफ लाइफ की, कि ये हाफ लाइफ होता क्या है। ठीक है, और इसके फॉर्मूले को, तो जो हाफ लाइफ है वो होता क्या है। मान लो, सबसे पहले एग्जांपल देखो आप, मान लो आपके पास 100 ग्राम कोई, ठीक है, कोई कंपाउंड है। जैसे अगर आपको पता हो तो हम गुड़ से चीनी बनाते हैं। ठीक है, गुड़ से चीनी बनता है, या आपका गन्ने से चीनी बनता है। ठीक है, तो आप मान लो आपके पास 100 ग्राम गुड़ है। ठीक है, 100 ग्राम गुड़ से आपको क्या बनाना है, चीनी बनाना है, चीनी बनाना है। अब 100 ग्राम गुड़ है, अब मैं कह रहा हूं कि 50 मिनट में ये जो 100 ग्राम गुड़ था ये घट के 50 ग्राम हो गया। तो क्या हुआ, ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका आधा हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया। कितने टाइम में आधा हुआ, 50 मिनट में। तो इस 50 मिनट को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो हाफ लाइफ है क्या, टाइम रिक्वायर फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस इनटू 1/2 ऑफ इस इनिशियल कंसंट्रेशन। किसी भी रिएक्टेंट के द्वारा वो टाइम जिसमें वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन। यहां पे भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है टी हाफ से या फिर टी 50% से। ओके, अब हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसकी डेफिनेशन से ही हमारा रिलेशनशिप आ जाता है। मैंने टी को क्या बोला, टी हाफ बोला। ठीक है, अब अगर टी हाफ बोला है तो इस टी हाफ में जो कंसंट्रेशन होगी इस टी हाफ पे, वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होगी, अकॉर्डिंग टू किसके, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी। तो यहाँ पे टी टाइम पे क्या हो जाएगी, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है एक ही, उसके हाफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो, इसकी वैल्यू को रखना स्टार्ट कर दो। ये आपके पास यहाँ जो मैंने इक्वेशन बताई थी ये वाली,
AT किसके बराबर आती है, माइनस KT, प्लस किसके बराबर आती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के। यही हमने अभी पिछले पेज पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी। हाँ जी, तो बस यहीं पे रखो। AT क्या है, A0/2 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 रख दिया, ठीक है। इनिशियल A, इसको बस अरेंज करा, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में KT, T मैंने यहाँ पे क्या बोला है, हाफ बोला है, देखो T हाफ बोला है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आ गया। अब यहाँ से आप KT हाफ निकालोगे तो वो इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2, तो यहाँ से T हाफ क्या आ रहा है, T हाफ आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन आपको नहीं आए चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आना चाहिए, यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा। और ये T हाफ किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ अलग होता है, जो कि होता है 0.693, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। उसके अपॉन में K होता है। और यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देख लेते हैं जो नीट एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो MCQ टाइप, उसमें भी पूछ ले, तो अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये सारे ग्राफ किसके हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने ग्राफ बनाया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को बताओ, जो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, वो क्या लिखी थी, K A की पावर 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यही होता है जीरो ऑर्डर का, ठीक है, A की पावर 0। तो A की पावर 0 यानी 1। तो यहां पे आप देखो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ml रखोगे तब भी उतनी तेजी से होगा, ठीक है, कुछ 2 मोलर रखोगे तब भी उतनी तेजी से होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, इसी रिलेशनशिप से फाइंड हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो टाइम है, इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तो आप समझो कि जैसे जैसे रिएक्शन आपकी चलेगी, जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या आ जाएगा, ऐसा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा स्लोप देता है, नेगेटिव स्लोप देता है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे आना। इसके बाद अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ साथ, तो आपको पता है टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। कैसे स्लोप के साथ, पॉजिटिव स्लोप के साथ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इन बातों को भी लिख दिया है, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में पूछी गई हैं दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, कि आपको उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट चूज करनी थी और लिखी थी, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज लीनियरली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लीनियरली यानी ऐसे, ठीक है, और डिक्रीज कर रही है तो ऐसे ग्राफ आएगा। और ये क्या है, लीनियरली इंक्रीज होना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लीनियरली इंक्रीज यानी ऐसे विद टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं टी हाफ यानी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में। तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता है, ए की कंसंट्रेशन अपॉन 2K। तो और अगर मैं इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ स्ट्रेट लाइन की, तो वो y mx होती है, y इक्वल टू mx प्लस c भी होता है, लेकिन यहाँ पे c 0 है तो इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा और स्लोप कैसा आएगा, 1/2
2k आपका स्लोप आएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि आपका बहुत कम चांस है आने का। वैसे अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितने मोल रिएक्ट कर गए और इनिशियली कितने मोल थे रिएक्टेंट के। ठीक है, तो वो आपका नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। दोनों ग्राफ से भी हमने देख लिया। ठीक है, बी, आपको टी हाफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, टी हाफ का फॉर्मूला दिया गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फ़ा दे रखा है। अल्फ़ा क्या है? मैंने आपको बताया कि जैसे अल्फ़ा अगर मैं लिखना चाहूँ किसी भी रिएक्टेंट के लिए तो समझना अल्फ़ा होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं इसे हम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ओके, ये होता क्या है? ये होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर गए, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो सर ये तो आप बोलोगे कि भैया ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, मतलब क्या इसका? देखो, मान लो मेरे पास 5 मोल थे, किसके? रिएक्टेंट के। ठीक है, जिनमें से क्या हुआ, 3 मोल रिएक्ट कर गए, 3 मोल रिएक्ट कर गए। अगर मेरे को अल्फा लिखना है तो अल्फा इसका हो जाएगा 3/5, कि जितने मोल रिएक्ट कर गए अपॉन में जितने मोल थे, इन दोनों का रेशियो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसका रिलेशनशिप देखोगे तो k के साथ ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? फॉर फिक्स टाइम इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल फिक्स है तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की टाइम t पे, यानी मैं टाइम इंटरवल t फिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसे समझते हैं, ये AP होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप मैथ में पढ़ते हो कि जैसे मान लो ये 2 है, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6, सॉरी गलत हो, ये यहाँ पे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि पहले मैंने लिखा 2, फिर मैं लिख रहा हूँ 6। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया मान लो 10 आएगा, फिर मैंने 14 लिख दिया, फिर मैंने 18 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप किन्हीं भी 2 नंबर को पकड़ो, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद एक नंबर को पकड़ो और उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, तो जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना हमेशा, वो आ रहा है 4 का। किसका डिफरेंस आ रहा है? 4 का। तो जो ऐसी सीक्वेंस होती है ना उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? 2 कॉमन, मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 2 में 4 प्लस करोगे तो 6 आएगा, 6 में 4 प्लस करोगे 10 आएगा, 10 में 4 प्लस करोगे 14 आएगा, 14 में 4 प्लस करोगे 18 आएगा। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोग्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या करता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करता है अगर टाइम फिक्स है। जैसे अगर पहले 20 मिनट में उसने मान लो क्या करा, पहले 20 मिनट में उसने 40 ग्राम प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो उसके बाद जो 20 मिनट होंगे उसमें भी वो 40 ग्राम प्रोडक्ट ही बनाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बोलूं कि इसने 20 मिनट में 40 ग्राम प्रोडक्ट बनाया, बताओ 60 मिनट में कितना बनाएगा? 60 मिनट में कितना बनाएगा? तो इस 20 में 40 बनाएगा, फिर 20 से 20 मतलब 40 पे जाएगा, फिर 60 मिनट जाएगा। तो यहाँ भी 20 का डिफरेंस, यहाँ भी 20 मिनट का डिफरेंस। तो इस 20 मिनट के डिफरेंस में इसने 40 ग्राम बनाया, यहाँ भी 40 ग्राम बनाएगा, यहाँ भी 40 ग्राम बनाएगा, यानी 40 40 80 और 40 120 ग्राम बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, इफ टाइम इंटरवल इज सेम, अगर टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट इज रिएक्टेड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वल परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, देखो इस लाइन का मैं मतलब समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि ए कंसंट्रेशन है मेरे पास कुछ, ठीक है, इसका 30% रिएक्ट कर गया, 30% रिएक्ट कर गया 60 मिनट में। ठीक है, 30% रिएक्ट कर गया
60 मिनट में। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब देखो 30% रिएक्ट कर गया तो रिएक्टेंट कितना बचा 70%, 100 में से 30 घटाओगे तो 70 बचेगा। अब मैं कह रहा हूं कि आगे का 30% कितने मिनट में, मतलब कितने मिनट में कंप्लीट होगा। तो आगे का 30% कितने मिनट में कंप्लीट होगा, वो भी 60 मिनट में कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि अगर टाइम इंटरवल फिक्स है, ठीक है, तो इक्वल परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो यहां पे देखो इनिशियल का 30% रिएक्ट हुआ, ठीक है, फिर यहां पे भी ये जो है इसका 30% रिएक्ट हुआ, सॉरी इनिशियल का 30% रिएक्ट हुआ, इनिशियल का 30% रिएक्ट हुआ, तो 70 में से 30 घटाओगे तो 40 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब जैसे ये देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ 30% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 100 मिनट, कि किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, उसकी जो 30% क्या है कंसंट, मतलब जो 30% वो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है 100 मिनट में। व्हाट विल बी टाइम टेकन फॉर 60%, 60% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी। तो 30% जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर टाइम इंटरवल में सेम रख दूं तो क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका इक्वल परसेंटेज ही वो रिएक्ट करेगा। तो 30% देखो क्या हो जाएगा, 100% मान लो इनिशियल था, ठीक है, इसका 30% 100 मिनट में रिएक्ट कर गया तो कितना बचा 70। अब यहां से अगला जो 30% रिएक्शन होगा, अगला जो 30% रिएक्शन होगा वो भी 100 मिनट में ही होगा, वो भी 100 मिनट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30% ये रिएक्शन हुई, 30% ये रिएक्शन हुई, टोटल 60% हो गई। तो 60% के लिए जो टाइम हो वो कितना आ गया, 200 मिनट आ गया, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आई होप जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में।